नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपको यूपीएससी इंसर्ट संतोष गांधी में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम लगभग 30 सालों के पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हैं और जर्नी में अभी तक हमने पॉलिटी इकोनॉमी इस टॉपिक के 30 सालों का पीवाईक्यू एनालिसिस कर लिया। अब हम इन्वायरमेंट इस टॉपिक के पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हैं। जो 3 क्लास कर चुके हैं, जहाँ पर हम इन्वायरमेंट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उसके बाद जलवायु परिवर्तन, पॉपुलेशन, इसके बारे में चर्चा कर लिया। आज हम जिस टॉपिक में हमने यहाँ पर उठाया है पर्यावरण संरक्षण, भारत में पर्यावरण संरक्षण इसके लिए क्या प्रयास किए गए हैं, इस टॉपिक के आज हम पीवाई का एनालिसिस कर रहे हैं। अगर आपने पिछली वाली क्लास के वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है। आप उसे वहां पर जाकर एक बार वहां पर उसको देख सकते हैं। भारत में पर्यावरण संरक्षण करने के लिए बहुत सारे पहले की गई है, उसी को समराइज करने वाले यहाँ पर मैंने एक फोटो या फिर यहाँ पर एक मैंने बैकग्राउंड लगाया हुआ है, जहाँ पर हम जंगल व वन्य जीवन के लिए वन्य जीव संरक्षण किया गया है। उसके बाद जीव संरक्षण, वनीकरण, पशु जनगणना, या ऐसे कुछ पहले यहाँ पर हमने उठाई गई है। फिर हमने यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण करने के लिए सोलर पार्क, हरित ऊर्जा, उसके बाद रिन्यूएबल एनर्जी गोल हमने कुछ सेट किए गए हैं। ताप विद्युत संरचना हम यहाँ पर सेट की हुई है। फिर उसके बाद प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए हमने लगभग एयर क्वालिटी इंडेक्स, स्वच्छ जलवायु, स्वच्छ सेट किए गए हैं। ताप विद्युत संरचना हम यहाँ पर सेट की हुई है। फिर उसके बाद प्रदूषण नियंत्रण करने के लिए हमने लगभग एयर क्वालिटी इंडेक्स, स्वच्छ जलवायु, स्वच्छ वायुमंडल, हम्म, उसके बाद हमने जैव विविधता, उसके बाद जलवायु परिवर्तन, हरित भारत अभियान, ऐसे कुछ हमने टॉपिक यहाँ पर शुरू कर रखे हैं। तो चलिए अब हम इस टॉपिक से लगभग देखिए 2024 और 2025 में इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, और अब हम सीधे 2023 के क्वेश्चन पर आगे बढ़ जाते हैं। सॉरी, थोड़ी गलत पीपीटी ओपन हो गई। यहाँ पर हम 2023 के पहले क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। एक बार जब केंद्र सरकार किसी क्षेत्र को सामुदायिक रिजर्व के रूप में अधिसूचित कर देती है तो उसका क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि राज्य का मुख्य वन्य जीव वार्डन ऐसे जंगल का शासी प्राधिकरण बन जाता है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसका जो शासी अधिकरण है, वह इसका जो कंट्रोल है वह लगभग सामुदायिक रिजर्व प्राधिकरण समिति के पास उसका क्या कहते हैं पूरा कंट्रोल चल जाता है। ऐसे क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती है। जी बिल्कुल सही। ऐसे क्षेत्र के लोगों को गैर लकड़ी वन उपज एकत्र करने की अनुमति होती है। जी बिल्कुल सही, उनको अनुमति यह होती है। ऐसे क्षेत्रों में लोगों को पारंपरिक कृषि प्रथाओं की अनुमति होती है। जी देखिए नहीं। सामुदायिक आपने अगर क्या रिजर्व कर रखा है तो वहां पर मानवीय गतिविधि 100% पूरी बंद की जाती है। इसी कारण हमारे यहाँ पर केवल 2 कथन यहाँ पर हमारे सही हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत में अनुसूचित क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। किसी राज्य के भीतर अनुसूचित क्षेत्र के रूप में किसी क्षेत्र की अधिसूचना राष्ट्रपति के आदेश के माध्यम से होती है। जी बिल्कुल सही। लगभग देखिए आर्टिकल, एक भारत का संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 244, आर्टिकल 244 के द्वारा राष्ट्रपति ऐसे क्षेत्र की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है। अधिसूचित क्षेत्र बनाने वाली सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई जिला है, उसके नीचे ब्लॉक आता है, फिर गांवों का समूह आता है। जी बिल्कुल सही, यही इसकी संरचना होती है। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्रियों को राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना होता है। देखिए, मुख्यमंत्री को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करना होता है। जो राज्यपाल है, राज्यपाल अपनी जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। किसको करता है? राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। इसी कारण यहाँ पर भी हमारे तीसरा कथन गलत होता है और 2 यहाँ पर हमारे कथन सही हो जाते हैं। निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। 2023 का क्वेश्चन है, भारत में जैव विविधता प्रबंधन समितियां नागोया प्रोटोकॉल के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल सही। जैव विविधता प्रबंधन समितियों के पास अपने अधिकार क्षेत्र में जैविक संसाधन की पहुंच पर संग्रह शुल्क लगाने की शक्ति सहित पहुंच और लाभ साझाकरण निर्धारित करने के महत्वपूर्ण कार्य है। जी बिल्कुल से यहाँ पर दोनों कथन यहाँ पर ये सही हो जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत में से किस संगठन का गठन किया गया था। देखिए, इस एक्ट के तहत लगभग केंद्रीय भूजल प्राधिकरण इसका गठन यहाँ पर कर लिया गया था। अगर हम केंद्रीय जल आयोग इसका देख ले तो लगभग है 1947, नहीं, केंद्रीय जल आयोग लगभग 1945 में यह गठित कर लिया गया था। केंद्रीय भूजल बोर्ड यह लगभग 1970 में इसका गठन कर लिया गया था, और राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी ये लगभग 1982 में इसका गठन कर लिया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण के बारे में भारतीय कानूनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
जंगली जानवर सरकार की एकमात्र संपत्ति है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। जब किसी जंगली जानवर को संरक्षित घोषित किया जाता है तो ऐसा जानवर समान सुरक्षा का हकदार होता है, चाहे वह संरक्षित क्षेत्र के मतलब जो वहाँ पर प्रोटेक्टेड एरिया है उनमें पाया जाता है या उनसे बाहर पाया जाता है। जी बिल्कुल सही। अगर किसी को आपने एक संरक्षित जानवर घोषित कर दिया, वो आपको कहीं पर मिलता है तो वो उसको समान तरीके से प्रोटेक्शन मिलेगा। किसी संरक्षित जंगली जानवर के मानव जीवन के लिए खतरा बनने की आशंका उसे पकड़ने या मारने के लिए पर्याप्त आधार है। जी देखिए, ये कथन आधा सही है, क्योंकि इसके अगर उसको पकड़ना है, मारना है, नहीं मारना है, इसके लिए आपको उपयुक्त वन्य जो अधिकारी, किसकी उपयुक्त जो भी संबंधित मतलब क्या कहते हैं, ट्रिब्यूनल को घोषित कर लिया, उपयुक्त वन्य जो अधिकारी, वन्य जो अधिकारी, ठीक है, इनके द्वारा यह लगभग अधिकृत होना चाहिए, तभी आप उसको कर सकते हैं। इसी कारण हमारे यहाँ पर केवल दूसरा कथन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। भारत में डेजर्ट नेशनल पार्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये 2 जिलों में फैला हुआ है। जी बिल्कुल सही। डेजर्ट नेशनल पार्क लगभग जैसलमेर, यहाँ पर जैसलमेर और बाड़मेर, बाड़मेर राजस्थान में यह फैले हुए हैं। पार्क के अंदर कोई मानव बस्ती नहीं है। जी नहीं, यहाँ पर मानव बस्ती है। यह ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के प्राकृतिक आवासों में से एक है। जी बिल्कुल से 1 और 3 यहाँ पर हमारा सही कथन हो जाते हैं। निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से किसमें क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र घोषित कर दिया गया है? तो देखिए, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, इसको लगभग क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के रूप में इसको घोषित कर रखा है। यदि किसी विशेष पौधे की प्रजाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 6 में रखा जाता है तो इसका क्या अर्थ होता है? देखिए, उस पौधे की आप ना खेती करने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती है। देखिए, दूसरा पर ऑप्शन है कि ऐसे पौधों की खेती किसी भी परिस्थिति में नहीं की जा सकती। जी नहीं, लाइसेंस के माध्यम से उसकी खेती की जा सकती है। यह आनुवंशिक रूप से संशोधित एक फसल पौधा है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसका संरक्षण मतलब अगर को क्या कहते हैं, आनुवांशिक रूप से मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल है तो उसका जो प्रबंधन है वो GEAC के द्वारा किया जाता है। ऐसा पौधा आक्रामक पारिस्थितिक तंत्र के लिए हानिकारक होता है। जी नहीं, ऐसा कोई नहीं होता। अगर वो हानिकारक होता है, आक्रामक होती है तो उसके लिए अलग से नियम कानून है। निम्नलिखित में से कौन से संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है? देखिए, जो पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है वह कावेरी बेसिन में नहीं है। यह लगभग पूर्वी घाट में है। कहाँ पर है? पूर्वी घाट में है। बाकी नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, ये सभी के सभी कांगो बेसिन में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र भारतीय दलदली हिरन बारसिंगा की उप प्रजाति के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, जो कठोर जमीन पर अच्छी तरह से पनपती है और विशेष रूप से घास खाने वाली है? तो देखिए, ये लगभग हमारे कान्हा नेशनल पार्क में यह है, लगभग MP में है। ठीक है, वहाँ पर है, संरक्षित है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पूरी तरह से समशीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में स्थित है? तो देखिए, ये जो क्या बोलते हैं, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, यह पूरी तरह के समशीतोष्ण अल्पाइन क्षेत्र में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व में है? तो देखिए, नैयर, LDL ओपारा और शेंदोरनी वन्यजीव अभयारण्य और कलाकड़ मुथनपुराई टाइगर रिजर्व, यह जो है वो अगस्त्य मलाई टाइगर रिजर्व में क्या कहते स्थित है। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। रामसर कन्वेंशन के तहत भारत सरकार की ओर से भारत के क्षेत्र में सभी आदर भूमि की रक्षा और संरक्षण करना अनिवार्य है। देखिए, संरक्षण करना है, लेकिन यह अनिवार्य तौर पर नहीं है। वेटलैंड संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 को भारत सरकार ने रामसर कन्वेंशन की सिफारिश के आधार पर तैयार किया था। जी नहीं, वो उसके पहले भी हम उसको अलग एक्ट से बनाए गए हैं। वेटलैंड संरक्षण व प्रबंधन नियम 2010 में प्राधिकरण द्वारा निर्धारित वेटलैंड के जल निकासी क्षेत्र का जलग्रहण क्षेत्र भी शामिल है। जी बिल्कुल सही, तीसरा कथन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। निम्नलिखित कथन विचार कीजिए। कानून के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन योजना प्राधिकरण राष्ट्रीय राज्यों दोनों स्तर पर मौजूद है। जी बिल्कुल सही, ये दोनों स्तर पर मौजूद है। प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम 2016 के तहत किए गए प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी अनिवार्य है।
देखिए लोगों की भागीदारी यहाँ पर अनिवार्य नहीं है, इसी कारण पहला कथन हमारे यहाँ पर सही हो जाता है, दूसरा कथन यहाँ पर हमारा रॉन्ग हो जाता है। 2018 क्वेश्चन पर हम बढ़ जाते हैं। पखोई वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? देखिए यह अरुणाचल प्रदेश में यह अभयारण्य स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। महत्वपूर्ण वन्यजीव आवास की परिभाषा वन अधिकार 2006 में शामिल कर ली गई है। जी बिल्कुल सही, ये इसी में शामिल है। भारत में पहली बार बैगों को आवास अधिकार दिए गए हैं। जी बिल्कुल सही। केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय आधिकारिक तौर पर भारत के किसी भी हिस्से में आदिम और कमजोर जनजाति समूहों के लिए आवास अधिकार का फैसला करने की घोषणा करता है? जी नहीं, ये नहीं करता है। जनजाति मामलों का मंत्रालय इसकी घोषणा करता है। ठीक है, तीसरा कथन गलत, तो हमारे यहाँ पर आंसर निकल के आएगा 1 और 2। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जानवर का शिकार किसी व्यक्ति द्वारा कानून द्वारा प्रदान किए गए कुछ प्रावधानों के अलावा नहीं किया सकता? देखिए घड़ियाल, जंगली गधा, भारतीय जंगली गधा, जंगली भैंस, इन तीनों की शिकार किसी भी हालत में नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये मतलब देखो मानव को ये कुछ ज़्यादा हानि नहीं पहुंचाते, इसी कारण। एम स्ट्रीम शब्द कभी कभी समाचार में रहता है, तो ये किसके लिए देखा जाता है? देखिए ये लगभग हमें बाघ अभयारण्य के रख रखाव करने के लिए यह उस टाइम चर्चा में था, तो उस टाइम ये मतलब बाघ अभयारण्य के रख रखाव करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। भारत में यदि कछुए की एक प्रजाति को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत संरक्षित घोषित किया जाता है, तो इसका क्या मतलब होता है? तो देखिए अब यह जंगल क्या कहते हैं, इसे बाघ के समान ही सुरक्षा प्रदान की थी। जिस तरीके से बाघ को एक अलग तरीके से उसको ट्रीट किया जाता है, उसी तरीके से उस कछुए को भी इस तरीके से उसको ट्रीट किया कर ले जाएगा। उसके लिए अलग से वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर ले जाएंगे ताकि वो मतलब संरक्षित रहे। हाल ही में गुजरात में अपने प्राकृतिक आवास में कुछ चोरों को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस स्थान पर रखा गया है? तो कूनो नेशनल पार्क, कूनो पालपुर वन्यजीव अभयारण्य में यह रखा हुआ है। पारिस्थितिक दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच अच्छी कड़ी होने के नाते का महत्व रखता है? तो देखिए इसमें जो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, नल्लामलाई वन रिजर्व, ये हमें कुछ यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं। फिर नागरहोड राष्ट्रीय उद्यान, शेख चल्लम बायोस्फीयर रिजर्व, तो इसका जो सही आंसर है वो हमारा है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। यह इसका सही तरीके से अच्छा नाता दर्शाता है, क्योंकि ये दो अलग अलग पर्वत श्रृंखलों के बीच में रहता है और प्रजाति की मौजूद आनुवंशिक आदान प्रदान भी यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की प्रमुख विशेषताएं? नदी बेसिन योजना और प्रबंधन की इकाई है। जी बिल्कुल सही। यह राष्ट्रीय स्तर पर नदी संरक्षण प्रयासों का नेतृत्व करता है। जी बिल्कुल सही। जिन राज्यों से होकर गंगा बहती है उनके मुख्यमंत्रियों में से एक रोटेशन के आधार पर इसके अध्यक्ष करते? जी नहीं, पीएम ही इसके स्थायी अध्यक्ष होंगे। इसी कारण हमारा जो क्वेश्चन का आंसर है वह 1 और 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार के हरित भारत मिशन के उद्देश्य का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो यही वन कवर को बहाल करना और बढ़ाना, अनुकूलन और शमन उपायों के संयोजन से जलवायु परिवर्तन को जवाब देना, यही इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा कथन है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्णकटिबंधीय, समशीतोष्ण और आर्कटिक तक भिन्न है? तो देखिए ये जो हमारा लगभग नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में और अरुणाचल प्रदेश में यह है, तो इसकी जलवायु इस तरीके से है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में यह है। जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है लगभग यह सिक्किम में है और इसकी जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय है। ठीक है, और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है लगभग यह उत्तराखंड में है और इसकी जो जलवायु है वह अल्पाइन टाइप की है। और नेवरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान है लगभग यह पश्चिम बंगाल में है और इसकी जो जलवायु है वह समशीतोष्ण प्रकार की है। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय उद्यान की एक दलदली भूमि होने के कारण अद्वितीय है, जिसमें तैरते हुए वनस्पतियां है और जो समृद्ध जैव विविधता का समर्थन करती है? तो देखिए यह लगभग केबुल लामजियो राष्ट्रीय उद्यान है, मणिपुर में जो स्थित है, वो इसकी जो ऊपर कथन बोल रहा है वो उसका अनुरूप है। पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
और कौन सा कथन सही है हमें वो बताना है। पारिस्थितिक संवेदनशील क्षेत्र वे क्षेत्र है जिन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत घोषित कर लिया गया है। देखिए कथन गलत है। देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, वन्यजीव और पारिस्थितिक क्या कहते हैं इको सेंसिटिव जोन, इसमें केवल वन्यजीव थोड़ी रहती है, उसमें क्या कहते हैं अन्य तरह के जीव भी रहते हैं, कुछ पादप भी रहते हैं, तो वो कुछ यहाँ पर जोल में नहीं मिल रहा है, कॉमन सेंस की बात है। इसी कारण ये लगभग पर्यावरण इसका जो संरक्षण क्या कहते हैं इकोटोन संरक्षण सेंसिटिव जोन, इसको पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 के तहत इसको घोषित कर लिया जाता है। पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्रों की घोषणा का उद्देश्य कृषि को छोड़कर उन क्षेत्रों में सभी प्रकार की मानवीय गतिविधियों को प्रबंधित करना है। जी बिल्कुल सही। दूसरा कथन यहाँ पर हमारा सही हो जाता है। नहीं, कथन थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, रीडिंग करने मिस्टेक हो गई, ये थोड़ा सा हो जाता है। देखिए पहला कथन गलत है, लेकिन देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि कृषि गतिविधि को छोड़कर अन्य सभी मानवीय गतिविधियों को प्रतिबंधित कर नहीं, कृषि गतिविधि भी यहाँ पर प्रतिबंधित रहती है, फिर भी पारंपरिक हो मॉडर्न हो कैसे भी हो, वो दोनों यहाँ पर प्रतिबंधित नहीं रहती है, क्योंकि प्रतिबंधित करना उनके पर्यावरण के अनुरूप करना उनको होता है। इसका जो आंसर है डी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाता है। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड की स्थापना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत कर ली गई है। जी नहीं, यह पशु क्रूरता अधिनियम 1960 के तहत यह कर रखी है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक फौजदारी निकाय है। जी बिल्कुल सही। और राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। लगभग देखिए जो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण मतलब वो जो योजना है लगभग 2009 से 2016 के बीच चलाई गई थी। इसी कारण हमारा आंसर 2 और 3 यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाता है। निम्नलिखित प्रश्न विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सही ढंग से मेल खाता है। डंपा टाइगर रिजर्व यह मिजोरम में है, ऐसा या इस कथन का कहना है। और गुमटी वन्यजीव अभयारण्य यह सिक्किम में है। देखिए ये डंपा तो सही है, लेकिन जो गुमटी वन्यजीव अभयारण्य वो सिक्किम में नहीं है, यह है त्रिपुरा में। कहाँ पर है? त्रिपुरा में। उसके बाद सरमती पीक यह नागालैंड में है। जी बिल्कुल सही। 1 और 3 यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाते हैं। विटलैंड और नदियों का यहाँ पर संगम हमें कहा गया है। हरिके विटलैंड ब्यास और सतलुज के संगम पर है। जी बिल्कुल सही। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान बनास और चंबल का संगम है। जी नहीं। कोरेलू झील मूसी और कृष्णा का संगम पर है। जी नहीं, ये आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोलेरू झील आती है, कोलेरू झील में यह आता है और यह ब्यास नदी पर यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, इसका अगर हम यहाँ पर हमारा आंसर केवल 1 हो जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार ओपन कर लेता हूँ। एकीकृत जलग्रहण विकास प्राधिकरण को लागू करने के लाभ क्या होंगे। देखिए मिट्टी को बहाव को रोका जाएगा, देश की बारहमासी नदियों को मौसमी नदियों से जोड़ा जाएगा। जी देखिए ही इम्पॉसिबल है, ये नहीं किया जाएगा। दूसरा अगर यहाँ पर कथन गलत है, ये गया, हमारा आंसर निकल कर आ गया। वर्षा जल संरक्षण भूजल स्तर का पुनर्भरण करना। जी बिल्कुल सही। प्राकृतिक वनस्पति का पुनर्जनन करना। जी बिल्कुल सही। तीनों इसके उद्देश्य हैं। निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय उद्यान और पार से होने वाली बहने वाली नदियाँ। कार्बोट राष्ट्रीय उद्यान, इससे गंगा नदी बहती है। जी नहीं, इससे गंगा नहीं बहती, इससे राम गंगा बहती है। क्या बहती है? राम गंगा नदी इससे बहती है। उसके बाद काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, इससे मानस नदी बहती है। जी नहीं, ये लगभग देखिए असम में है और यहाँ से जो नदी बहती है वह है ब्रह्मपुत्रा। कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा है। साइलेंट नेशनल वैली राष्ट्रीय उद्यान, इससे कावेरी नदी बहती। जी नहीं, ये केरल में है। कहाँ पर है? केरल में। और इससे ये पश्चिमी घाट में है, तो यहाँ पर कुंजी पूजा यह नदी यहाँ से बहती है। कोहिना इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व गारो हिल्स पर है। जी बिल्कुल सही। लोकटक झील बंगाल रेंज पर है। जी नहीं, यह मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर में यह। ठीक है, और कुछ तीर्थ द्वीप ऐसे वहाँ पर स्थित है। यह नामदफा राष्ट्रीय उद्यान डफला हिल्स पर है। जी नहीं, ये लगभग अरुणाचल प्रदेश में है और यह पटकाई रेंज में स्थित है।
केवल एक यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाता है। भारत की आर्द्र भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। आर्द्र भूमि आर्द्र भूमि की श्रेणी के अंतर्गत देश का कुल भौगोलिक क्षेत्र गुजरात में व अन्य राज्यों की तुलना में सबसे अधिक दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल सही, क्योंकि देखो वहाँ पर कक्षकरण है और वहाँ पर दलदली भूमि है, इसी कारण भारत में तटीय आर्द्र भूमि का कुल भौगोलिक क्षेत्र अंतर्देशीय आर्द्र भूमि के कुल भौगोलिक क्षेत्र से बड़ा है। जी नहीं, तटीय आर्द्र भूमि क्षेत्र सबसे बड़ा है, इसी कारण हमारे यहाँ पर कथन एक केवल यहाँ पर सही हो जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, संरक्षित क्षेत्र पर विचार कीजिए। हमें कहा गया है कि ऊपर में से कितने बाघ अभयारण्य घोषित कर रखे हैं। तो देखिए यहाँ पर बांदीपुर कर रखा है, मानस कर रखा है और सुंदरबन कर रखा है। भितरकनिका नहीं इसमें आ जाता है, वो घड़ियाल वगैरह के लिए है। 1, 3, 4। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए भारतीय कृषि की सुरक्षा में किस तरह की मदद करता है। एनबीए जैव चोरी की जांच करता है और स्वदेशी और पारंपरिक आनुवंशिक संशोधनों की रक्षा करता है। जी बिल्कुल सही, एनबीए फसल पौधों की आनुवंशिक संशोधन पर वैज्ञानिक अनुसंधान के सीधे निगरानी और पर्यवेक्षण करता है। जी नहीं, ये आनुवंशिक संशोधन फसलों पर इसके ऊपर जो निगरानी करता है उसके ऊपर ये जेनेटिक इंजीनियरिंग जेईएसई करता है। आनुवंशिक जैविक संशोधन के संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए आवेदन एनबीए की मंजूरी के बिना नहीं की सकता। जी बिल्कुल सही, यहाँ पर 1 और 3 यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाता है। निम्नलिखित भारत के संरक्षित क्षेत्रों के निम्नलिखित श्रेणियों में से किसमें स्थानीय लोगों को बायोमास एकत्र करने उपयोग करने की अनुमति नहीं होती है। देखिए राष्ट्रीय उद्यान में यह अनुमति नहीं होती है, बाकी में होती है। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में केंद्रीय अधिनियमों पर विचार कीजिए और उपरोक्त में से कितने अधिनियम देश की जैव विविधता संरक्षण से संबंधित है। देखिए ये पूरे चारों के चारों जैव विविधता के संरक्षण से संबंधित है। तो चलिए यहाँ तक हमने लगभग 15 सालों की पीवाई का एनालिसिस कर लिया और आशा कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप सभी का इस सेशन में यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते कल के सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।